Hi everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So इस चैनल में हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं which is molecular spectroscopy and this molecular spectroscopy is very important for any type of competitive exams also and also for semester exams and it is a very vital topic for chemistry. और ये इंक्लूडेड है इन द BSc CBCS सिलेबस ऑफ 5th सेमिस्टर. सो इस सीरीज़ में बहुत सारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, एनी काइंड ऑफ एंट्रेंसेस एंड ऑल्सो फॉर सेमिस्टर एग्ज़ाम्स. सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं और मुझे भी मोटिवेशन मिले रेगुलरली नया अच्छा कंटेंट्स लाने के लिए इस चैनल में. आप लोग का लव एंड सपोर्ट बहुत ही अहमियत रखता है इस चैनल के लिए. सो प्लीज़ हेल्प अस ग्रो. और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो टॉपिक है, जो सीरीज़ है, वो स्टार्ट करने के लिए बहुत रिक्वेस्ट मिला है मुझे. सो फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सीरीज़ टुडे. I hope you will like this series and it will be very beneficial for you. So let's move on to the topic. So इस वीडियो में हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करने जा रहे हैं. मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है और क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसका, और कुछ बेसिक फीचर्स ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर जिससे हम लोग एनालाइज करते हैं या फिर जिससे स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज़ करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्स, फिजिसिस्ट्स, बायोकेमिस्ट्स एंड एनी अदर साइंटिस्ट्स. सो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी इन एनी काइंड ऑफ एरिया ऑफ साइंस. सो व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी मेनली? It is the interaction of light with matter. So matter के साथ, particles के साथ जब photons या फिर light interact करता है, वहाँ पे जो phenomenon सब होता है that is actually studied in spectroscopy. द क्वेश्चन इज़ कि ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है और इतना वाइडली क्यों यूज़ होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का. तो जब हम लोग लैब में या फिर रिसर्च करके कोई एक कंपाउंड को हम लोग बनाते हैं, जैसे कि आप लोग प्रैक्टिकल लैब में जाके बहुत सारा कंपाउंड्स मिक्स करके उसके बाद एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. जैसे कि मान लिया आप लोगों ने कुछ कंपाउंड्स को मिक्स करके एक रिएक्शन करके आप लोगों ने ये कंपाउंड बनाया है 4-नाइट्रोफिनॉल फॉर एग्ज़ाम्पल. तो आप लोग को फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा एंड द प्रोडक्ट विल बी इन योर हैंड इन ए बीकर और ए फ्लास्क और व्हाटएवर. उसके बाद आप इसको क्रिस्टलाइज करेंगे, लेकिन हम लोग को क्या मिलेगा फाइनली? क्रिस्टलाइज्ड प्रोडक्ट. हम लोग तो ऐसे इस कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला अपने नेकेड आइज़ से, अपने बेयर आँखों से तो नहीं देख पाएंगे. तो हम लोग कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि हम लोगों ने ये कंपाउंड ही बनाया है? या फिर अगर हम लोग कुछ रैंडम कंपाउंड्स लेके, कुछ रैंडम सॉल्वेंट्स एंड रिएजेंट्स लेके कुछ एक रिएक्शन करवाते हैं, उसके बाद हम लोग को कुछ क्रिस्टल मिलता है. उसके बाद हम लोग को अगर एसर्टेन करना है कि ये कैसा कंपाउंड है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, तो हम लोग को तो बेयर आइज से हम लोग को नहीं दिखेगा ये मोलिकुलर फॉर्मूला. तो हम लोग कैसे वो श्योर होंगे कि ये कंपाउंड क्या है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सो क्योंकि हम लोग एटॉमिक लेवल में जाके मोलिकुलर फॉर्मूला को फाइंड नहीं कर सकते हैं हम लोग के आँखों से, सो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स. एंड दैट इज़ वाई स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड सो वाइडली यूज्ड. स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स से हम लोग को पता चलता है कि कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड का सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, किस वेवलेंथ में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रहा है,
उसका मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशंस कैसा है, रोटेशंस कैसा है, सब कुछ हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से असर्टेन कर सकते हैं। सो धीरे धीरे हम लोग सब कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ जस्ट टू नो कि हम लोग एटॉमिक लेवल में जाके बेयर आइज से नहीं देख पाते हैं किसी कंपाउंड को, इसलिए हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जानने के लिए। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक आइडिया क्या है कि एक मॉलिक्यूल में बहुत सारा एनर्जी लेवल्स होता है। सो आप लोगों ने अगर मेरा क्वांटम का सीरीज़ नहीं देखा है देन आई विल हाईली रिकमेंड कि आप लोग आई बटन से चेकआउट कर सकते हैं क्वांटम के वीडियोस को, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल रहेगा इन अंडरस्टैंडिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड क्वांटम इज़ द बेसिक ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप लोग बोल सकते हैं कि क्वांटम लेवल 1 है एंड उसके ऊपर हम लोग बेस करके लेवल 2 में जाके पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो क्वांटम इज़ वेरी वाइटल टू नो बिफोर नोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हर एक मॉलिक्यूल हो या फिर एटॉम हो, सब में क्या होता है, एनर्जी लेवल्स होता है, और वो एनर्जी लेवल्स में क्या होता है, ट्रांजिशंस होता है। ठीक है। सो जब भी एक मॉलिक्यूल में रेडिएशन से हम लोग हीट करते हैं और उस मॉलिक्यूल में ट्रांजिशंस होता है फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस रेडिएशन, सो ये सब के साथ डील करता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद दिस ट्रांजिशंस ऑफ ए मॉलिक्यूल बिटवीन इट्स एनर्जी लेवल्स, जब वो एब्जॉर्ब करता है लाइट रेडिएशंस ऑफ सुइटेबल वेवलेंथ, और ये जो ट्रांजिशंस होता है दे आर डिटरमाइंड बाय क्वांटम मैकेनिकल सिलेक्शन रूल्स। तो सिलेक्शन रूल्स के बारे में हम लोग इवेंचुअली डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस। हम लोग को पता है कि ये जो एनर्जी लेवल्स है दे आर क्वांटाइज्ड। सो व्हाट इज़ क्वांटाइजेशन, व्हाट इज़ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है इन क्वांटम सीरीज़। सो ये एनर्जी लेवल्स जो होता है दे आर क्वांटाइज्ड, और हर एक एनर्जी लेवल का एक क्वांटम नंबर होता है स्पेसिफिक। सो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि दो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स है, दिस इज EF and this is EI, okay, E final and E initial. Now मान लेते हैं एक फोटोन ऑफ समथिंग फ्रीक्वेंसी न्यू, that is light of frequency nu, that is h nu, एक मॉलिक्यूल के ऊपर हम लोग हीट कर रहे हैं विथ ए लाइट ऑफ h nu, और वो मॉलिक्यूल पहले ग्राउंड स्टेट में है, that is EI में है। अगर इन दोनों एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है दैट इज़ डेल्टा ई, दैट इज़ ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, दिस बिकम्स इक्वल टू एच न्यू, मतलब जिस फोटोन से हम लोगों ने हीट किया है उसके एनर्जी के बराबर हो जाता है द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस टू एनर्जी लेवल्स। तब क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है वो एक ट्रांजिशन करेगा। सो ये ट्रांजिशन करके फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल वो पहुंच जाएगा। सो ये लाइट जो है उसने एब्जॉर्ब किया है, सो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है मॉलिक्यूल का, और ये लाइट एब्जॉर्ब करके वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक जा रहा है, एंड दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज़ नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जब भी लाइट एब्जॉर्ब करके कोई ट्रांजिशन होता है बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स तब हम लोग को एक स्पेक्ट्रम मिलता है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है इन क्वांटम मैकेनिक्स। सो यहाँ पे क्योंकि एब्जॉर्प्शन हुआ है सो वी विल गेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, नाउ मान लेते हैं कि अभी मॉलिक्यूल जो है वो हायर एक्साइटेड स्टेट में है, उसके बाद अभी अगर ये मॉलिक्यूल हायर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट तक जंप करे, ट्रांजिशन हो इसका, और वो एक फोटोन को एमिट करे विथ एन एनर्जी ऑफ एच न्यू, और ये एच न्यू
is equal to the energy difference between these two energy levels, then क्या होगा, यहाँ पे एमिशन होगा और जो स्पेक्ट्रम हम लोग को मिलेगा दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम. ओके, सो इन शॉर्ट, अगर लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ और उतना अमाउंट ऑफ लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ जितना अमाउंट इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स, देन वी गेट अ स्पेक्ट्रम विच इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. और अगर लाइट एमिट हुआ, मतलब एक मॉलिक्यूल हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक ट्रांजिशन कर रहा है और जितना अमाउंट ऑफ लाइट रेडिएशन एमिट हुआ है दैट इज़ इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स, तब हम लोग को जो स्पेक्ट्रम मिलेगा दैट इज़ एमिशन स्पेक्ट्रम. नाउ हम लोग को समझ में आया है कि जब मॉलिक्यूल एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक जंप करता है या फिर ट्रांजिशन होता है उसका, तब हम लोग को स्पेक्ट्रम मिलता है. लेकिन हम लोग ये स्पेक्ट्रम कैसे डिराइव करते हैं या फिर कैसे हम लोग को एनालाइज करने को मिलता है ये स्पेक्ट्रम, कैसे हम लोग देखते हैं इस स्पेक्ट्रम को, हाउ डू वी डिराइव दैट स्पेक्ट्रम, दैट इज़ बाय स्पेक्ट्रोमीटर. सो स्पेक्ट्रोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे हम लोग कोई सैंपल या फिर कोई मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड को यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग रेडिएशन डालते हैं और रेडिएशन डालने के बाद वो स्पेक्ट्रोमीटर में बहुत सारा कंपोनेंट्स होता है जिसके थ्रू हम लोग को फाइनली रिजल्ट मिलता है जो कि एक स्पेक्ट्रम होता है. सो ये स्पेक्ट्रोमीटर में क्या क्या कंपोनेंट होता है और किसका क्या यूज़ होता है वो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो स्पेक्ट्रोमीटर का बेसिक जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं. पहले होता है सोर्स, वो कनेक्टेड रहता है सैंपल के साथ, देन दिस रिमेन्स कनेक्टेड विथ ए मॉड्यूलेटर. उसके बाद ये कनेक्टेड रहता है एक एनालाइज़र के साथ. उसके बाद ये कनेक्टेड रहता है एक डिटेक्टर के साथ और फाइनली ये कनेक्टेड रहता है एक रिकॉर्डर के साथ. सो दिस इज़ ए schematic diagram of a spectrometer. Basically it is used in absorption spectroscopy. यहाँ पे ऐसा components हम लोग को देखने को मिलता है. So जो source होता है वो generally कोई सिरामिक फिलामेंट होता है, सिरामिक फिलामेंट जो कि कोटेड रहता है किसी रेयर अर्थ ऑक्साइड्स के साथ, या फिर ये एक टंगस्टेन फिलामेंट हो सकता है, टंगस्टेन फिलामेंट. सो सोर्स से क्या होता है, इंटेंस लाइट निकलता है और वो एक लैंप के थ्रू, जिसमें हाइड्रोजन गैस जनरली रहता है, वो लैंप के थ्रू वो सैंपल के ऊपर जाके हीट करता है. सो सोर्स इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग रेडिएशंस. सो समटाइम्स these radiations are monochromatic radiations and sometimes they are not. उसके बाद सैंपल से लाइट हीट होके जब वो प्रोपागेट करता है तब एक डिस्पर्सिंग एलिमेंट होता है, एक डिस्पर्सिंग एलिमेंट होता है जो कि लाइट को डिस्पर्स करता है इनटू सेपरेट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज दैट ट्रेवल इन डिफरेंट डायरेक्शंस. तो लाइट को डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेज में डिस्पर्स करता है ये डिस्पर्सिंग एलिमेंट, और उसके बाद लाइट डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रेवल करता है. सो डिस्पर्सिंग एलिमेंट जो है वो कभी ग्लास या फिर कभी क्वार्ट्ज प्रिज्म से बनाया हुआ रहता है. सो यहाँ से डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन होके इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है. सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है फ्रॉम इट्स सरफेस
और इंटरफेरेंस होने के बाद ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होता है वो स्पेसिफिक एंगल्स में होता है, जो डिपेंड करता है ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन जो कि यूज़ हुआ है। सो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिफरेंट एंगल्स में रेडिएट होता है और ईच वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में या फिर स्पेसिफिक एक डायरेक्शन में मूव करता है। उसके बाद आता है डिटेक्टर। सो डिटेक्टर जो है वो एक डिवाइस है जो ये स्पेक्ट्रल रेडिएशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। सो स्पेक्ट्रल रेडिएशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है डिटेक्टर, और जो कि पास होता है फिर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस में। सो ये डिटेक्टर जो रिकॉर्डिंग डिवाइस में पास करता है वो हम लोग को फाइनली मिलता है एज ए चार्ट और ए डेटा इन कंप्यूटर रिकॉर्ड्स। तो कंप्यूटर के साथ वो कनेक्टेड हुआ रहता है, कभी हम लोग को चार्ट के फॉर्म में, कभी डेटा के फॉर्म में हम लोग को मिलता है फाइनली रिजल्ट। उसके बाद वहाँ से हम लोग को स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। सो दिस इज़ द बेसिक फीचर ऑफ ए स्पेक्ट्रोमीटर, और जो बेसिक कंपोनेंट्स होता है ऑफ ए स्पेक्ट्रोमीटर और उसका ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कंपोनेंट का यूज़ क्या होता है वो हमने अभी डिस्कस किया है। नाउअडेज जनरली फूरियर ट्रांसफॉर्म टेक्निक बोल के एक टेक्निक है, वो जनरली यूज़ होता है इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन पर्टिकुलरली इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जनरली ये फूरियर ट्रांसफॉर्म टेक्निक यूज़ होता है, तो हम लोग इसको FTIR टेक्निक भी बोलते हैं तब। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म टेक्निक में एक प्रोग्रामिंग होता है जहाँ से हम लोग को एक इंटरफेरोग्राम बोल के एक चीज़ मिलता है जहाँ पे वेव्स का सुपरपोजिशन होता है। सो सीरीज ऑफ वेव्स का सुपरपोजिशन होता है और वहाँ पे ईच स्पेक्ट्रम का कंपोनेंट्स होता है इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड वेव नंबर। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम लोग को क्या बेनिफिट मिलता है? फूरियर ट्रांसफॉर्म करने से हम लोग का जो स्पेक्ट्रम है वो वेल रिजॉल्व्ड होता है। वेल रिजॉल्व्ड, व्हाट इज मेंट बाय दैट? वेल रिजॉल्व्ड स्पेक्ट्रम मीन्स वहाँ पे नॉइज़ कम रहता है स्पेक्ट्रम में। सो स्पेक्ट्रम जब हम लोग को मिलता है कुछ ऐसे 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 ऐसे, तो नीचे बहुत सारा कभी कभी ऐसे नॉइज़ रहता है। दीज आर द एक्चुअल सिग्नल्स, ओके, दीज आर द एक्चुअल सिग्नल्स एंड समटाइम्स दीज आर द नॉइज़, जो एक्चुअल सिग्नल नहीं है लेकिन देखने में कभी हम लोग कंफ्यूज कर देते हैं विथ एक्चुअल सिग्नल्स। सो दीज आर कॉल्ड नॉइज़। सो फूरियर ट्रांसफॉर्म टेक्निक क्या करता है? ये नॉइज़ को कम कर देता है और स्पेक्ट्रम को वेल रिजॉल्व्ड बना देता है। मतलब तब हम लोग को नॉइज़ कम मिलेगा और जो सिग्नल्स होगा वो बहुत शार्प होंगे। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म टेक्निक। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन से वेवलेंथ से कौन से वेवलेंथ तक कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग को दिखने को मिलता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट सिलेक्शन रूल्स एंड ऑल। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल। और आप लोग को अगर इन वीडियोस का कंटेंट्स अच्छा लगे देन प्लीज़ मेक श्योर टू like the video and subscribe to this channel and share the contents among your friends and support this channel। आप लोग को इस लेक्चर का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।